सावन का महीना शुरू होने वाला था। घर की छोटी बहू अंजलि रात के समय रसोई में काम समेटते हुए खुद से बात कर रही थी। सावन का महीना कल से शुरू हो जाएगा। मैं आज रात को ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि कल सुबह ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। सुबह सुबह जल्दी उठकर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाने हैं। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करूंगी। घर के काम में भी किसी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंजलि रात में ही सुबह का लगभग आधा काम निपटा कर सो जाती है। अगले दिन सुबह से सावन का महीना शुरू हो चुका था। बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। वो घर जितना बड़ा था, वहां के लोग उतने ही छोटे दिल के थे। घर की छोटी बहू अंजलि बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। अंजलि के पिता एक स्कूल में टीचर थे और अंजलि को उस अमीर घर की बहू सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर और संस्कारी थी। अब सुबह के समय उसकी सास आती है और कहती है, अरे ओ अंजलि, तू अभी तक रसोई में ही लगी है। खैर मुझे क्या, देख सावन शुरू हो गया है, काम में कमी नहीं होनी चाहिए। माना कि तू गरीब परिवार से है और तेरी शादी इस अमीर घराने में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ पर आराम फरमाएगी। इसलिए अपने काम से काम चोरी मत करिए। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। अंजलि आगे कुछ बोलती कि तभी वहां पर उसकी ताई सास सुमित्रा आती है और कहती है, अरे भाई, हम क्यों चिंता लेंगे? चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए कि अगर काम में जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुम्हें किस लेवल पर चिंता लेनी पड़ेगी। वो तो शायद तुम बखूबी जानती होगी। चल निर्मला। दरअसल अंजलि की सास निर्मला और बड़ी सास सुमित्रा ताई उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जेठानी सुमन और ननद काव्या ने भी अंजलि को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी बात सुनकर अंजलि चुपचाप काम में लगी रही, तो वहीं उसकी दोनों सास वहां से चली जाती हैं। वो सुबह 4 बजे उठी थी और अब सुबह के 6 बज चुके थे। लगभग सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब जल्दी से नहाकर मंदिर में भगवान की पूजा करके आ जाती हूँ। 7 बजे तक सभी घर वाले उठ जाएंगे, उससे पहले मुझे वापस आना होगा। अंजलि ने नहाकर पहले घर के मंदिर की सफाई की, फिर बाहर के मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाया। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, सुमित्रा ताई मुंह बनाते हुए बोलने लगी, अरे ओ छोटी बहू, ये क्या तरीका है पूजा करने का? हमारे घर में ऐसे फटे पुराने सूती कपड़े पहनकर सावन की पूजा नहीं होती है। माना कि तू गरीब घर से है, लेकिन तेरा ससुराल तो अमीर है ना। कोई महंगी साड़ी पहनकर भी तो तू मंदिर जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुझे तो हमारी नाक कटवानी है। लोग कहेंगे कि इतने अमीर घर की बहू इतनी सिंपल साड़ी पहनती है। सही कह रही हैं आप ताई जी। अंजलि, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी ये गरीबी वाली आदतें अपने मायके में ही छोड़ कर आया करो। और ये क्या, ये थाली के बेलपत्र कितने पुराने हैं, यही चढ़ा कर आई हो भगवान को। आधे तो कटे फटे हैं। तुम्हारे पिता ने भगवान को कैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं ये भी सिखाकर नहीं भेजा है क्या? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं कल से दूसरे बेलपत्र चढ़ाऊंगी। दरअसल ये फ्रिज में रखे रखे खराब हो गए होंगे। और रही बात साड़ी की, तो कल के लिए मैं रेशमी साड़ी निकाल कर रख दूंगी। आज पहला व्रत था ना, तो मैंने सोचा सूती साड़ी में सादगी से पूजा कर लेती हूँ। हमें मत सिखाओ कि सादगी से पूजा करना क्या होता है। तुमसे ज्यादा सावन के व्रत किए हैं हमने, लेकिन तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते। तुम्हारा व्रत है ना आज, तो ये मत सोचना कि व्रत के नाम पर सारा दिन तुम आराम करोगी। आज पूरे घर की साफ सफाई करना, ऊपर से लेकर नीचे तक। और हाँ, रसोई का भी पूरा काम संभाल लेना। व्रत में भगवान बहुत ताकत देते हैं, कौन सा तुम थक जाओगी। और सुनो, व्रत में हम लोग तुम्हें अलग से फलाहार बनाकर नहीं देने वाले हैं। व्रत का खाना जो भी बनाना हो वो तुम अपने लिए खुद बनाना। बड़ी बहू सुमन आज शाम की किटी पार्टी की तैयारी कर रही है, उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। जी माँ जी, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुझे जो भी खाना होगा वो मैं खुद ही बना लूंगी और सारा काम भी संभाल लूंगी। आप लोगों को जो भी पार्टी करनी है, आप उसकी तैयारी कीजिए। अंजलि ने बिना कुछ खाए पिए व्रत रखकर पूरे घर की साफ सफाई की, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए और सारा काम अकेले ही किया। जब वो दोपहर में सबका खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी सुमन वहां आई। सुमन ने एक बहुत प्यारी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ था। उफ, ये कैसा धुआं किया हुआ है तुमने रसोई में अंजलि? हद होती है। अरे ये चिमनी चला लेती तो क्या तुम्हारे मायके में बिल चला जाता? तुम्हें तो गैस भी ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता है। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता। दीदी, वो दाल में तड़का लगा रही थी ना, तो इसी वजह से गैस थोड़ा तेज कर दिया था और चिमनी चलाना भूल गई थी। माफ कर दीजिए, मैं अभी चला देती हूँ, सारा धुआं निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके लिए क्या बनाऊँ? शाम को तो आपकी किटी पार्टी है, अभी कुछ हल्का बना दूँ?
नहीं 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 नहीं, मेरे लिए कुछ भी मत बनाओ, मुझे तो किटी पार्टी में खाने का मन है। वैसे भी अगर अभी कुछ खाऊंगी तो पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी। बस काव्य के लिए सैंडविच बना देना, और सुनो, मेरे शाम के फंक्शन के लिए वो व्हाइट कलर का डिजाइनर सूट प्रेस कर देना, जलना नहीं चाहिए, पूरे 5,000 का सूट है। जी दीदी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, दोपहर का खाना बनाते ही मैं सबसे पहले आपका सूट प्रेस करके रख दूंगी। अंजलि का शरीर व्रत के कारण बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे और वो बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के सारे काम कर रही थी। सास और जेठानी जानबूझकर उसे काम पर काम बताए जा रहे थे ताकि अंजलि कमजोर पड़े और उसका व्रत टूट जाए या उसे प्यास लग जाए। लेकिन अंजलि के इरादे और उसकी भक्ति बहुत मजबूत थी। अभी 1-2 दिन ही बीते थे कि घर में अचानक हलचल मच गई। निर्मला के कुछ खास रिश्तेदार शहर आ रहे थे। निर्मला चाहती थी कि मेहमानों के सामने सब कुछ मॉडर्न तरीके से हो, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी अंजलि की जगह सुमन को दे दी। सुमन बहू, अंजलि का स्टेटस हमारी तरह ऊंचा नहीं है, इसलिए उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। कल मेरे बहुत खास रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ही सारी जिम्मेदारी संभालो। भले वो मॉडर्न है, लेकिन उन्हें पिज्जा और पास्ता नहीं बल्कि देसी डिशेस बनाकर खिलाना। कल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं नहीं चाहती कि एक गरीब घर की लड़की कोई भी गड़बड़ कर दे। और हाँ, खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। अंजलि कल मंदिर में पाठ करेगी ताई जी के साथ, ताकि उन लोगों को लगे कि हम लोग बहुत भक्ति वाले इंसान हैं। माँ जी, मैं रिश्तेदारों को संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सुमन ने अपनी सास के सामने हाँ में हाँ तो मिला दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। सुमन को वेस्टर्न खाना बनाना तो आता था, लेकिन देसी खाना बिल्कुल नहीं आता था। अगले दिन सुबह सुबह अंजलि ताई जी के साथ पूजा में बैठी हुई थी और सुमन रसोई में अकेले ही मेहनत कर रही थी। उसने YouTube खोलकर खाना बनाने की कोशिश की तो रसोई से बहुत सारा धुआं और जलने की बदबू आने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सारा खाना तो जल गया है, मुझसे तो कुछ भी सही से नहीं बन रहा। और ये सब्जी, ऐसा लग रहा है जैसे जेल में भी इससे अच्छा खाना मिलता होगा। अंजलि भी सुबह सुबह ताई जी के साथ पूजा में बैठ गई है। अब मैं करूं तो क्या करूं? मेहमान बस 1 घंटे में आने वाले हैं। माँ जी तो मुझे घर से निकाल ही देंगी। वैसे तो मेरी बहुत तारीफ करती है क्योंकि मैं अमीर घर से हूँ, लेकिन आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी। सुमन रसोई में खड़े होकर रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ताई जी की आंखें बंद थीं क्योंकि वो पूजा में मगन थी। अंजलि का व्रत था। वो चुपचाप रसोई में आई और सुमन के आंसू और रसोई की हालत देखकर सब कुछ समझ गई। दीदी, क्या हुआ? रोने से किसी भी समस्या का हल थोड़ी निकलता है। देख नहीं रही हो अंजलि, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेहमान आने वाले और खाना सारा का सारा जल गया है। हमारे घर में तो इस तरह का खाना बनता भी नहीं है। आज तो मैं बर्बाद हो गई और तुम यहाँ मुझ पर हंसने के लिए आई हो ना? दीदी, आप शांत हो जाइए, कोई भी तमाशा नहीं बनेगा और ना ही आपकी कोई इज्जत खराब होगी। आप बस बाहर जाकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम देख लीजिए। ताई जी कम से कम 30-40 मिनट तक आंखें नहीं खोलेंगी, तब तक आप रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। पर अंजलि, 30-40 मिनट में तुम आखिर कर ही क्या लोगी? और तुम्हारा तो आज व्रत भी है ना, तुम थक जाओगी। वैसे भी सुबह से तुम ताई जी के साथ पाठ में बैठी हुई हो। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी। मेरे मायके वाले भले ही गरीब थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे भक्ति के साथ साथ खाना बनाना भी सिखाया है। आप बस बाहर संभालिए, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सुमन वहां से बाहर जाती है और अंजलि तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में दबा लेती है। वो फौरन रसोई की सफाई करना शुरू कर देती है। रसोई में 4 बर्नर वाला चूल्हा था। उसने चारों पर अलग अलग पकवान बनाने के लिए चढ़ा दिए। थोड़ी देर में रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। इससे पहले कि ताई जी आंखें खोलती, अंजलि भागकर गई और घर के मंदिर में जाकर ताई जी के बगल में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सुमन ने रसोई में जाने का सोचा। जरा जाकर देखती हूँ, 40 मिनट हो गए, आखिर क्या किया है मेरी देवरानी ने रसोई के अंदर। सुमन जैसे ही रसोई में गई तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। पूरी रसोई साफ थी, सारे बर्तन धुले हुए थे और स्वादिष्ट खाना भी बनकर तैयार था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए और उसके हाथ घबराहट में कांप रहे थे। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। सुमन कांपते हाथों से सबको खाना परोस रही थी और अंजलि वहीं पास में खड़ी हुई थी। अरे, हमारी सुमन तो बहुत ही गुणी है। अमीर घर से है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है। ये सब कुछ इसने अपने हाथों से बनाया है। हाँ बहन जी, खाने की खुशबू ही बता रही है कि आपकी बहू बहुत गुणी है। खाने का सादगी भरा स्वाद अपने आप ही मुंह में घुल रहा है। सुमन ने घबराते हुए नजरें उठाकर अंजलि की तरफ देखा।
अंजलि ने उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और आंखों ही आंखों में चुप रहने के लिए बोला। सुमन का दिल भर आया। जिस देवरानी की गरीबी का वो मजाक उड़ाती थी, आज उसी लड़की ने उसकी इज्जत बचा ली थी। खाना खत्म होने के बाद सुमन पहली बार अंजलि के पास उसके कमरे में गई। अंजलि, मुझे माफ कर देना, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली और माँ जी को भी कुछ नहीं बताया। तुमने खुद भूखे रहकर मेरे लिए इतनी मेहनत की और सारा क्रेडिट माँ जी ने मुझे दे दिया। तुम बोलोगी तो मैं माँ जी को कल सुबह सब कुछ सच सच बता दूंगी। दीदी, हम एक ही परिवार का हिस्सा है ना, अब इसमें क्रेडिट लेने वाली कौन सी बात हो गई। आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को एक दूसरे का साथ ऐसे ही देना है। और वैसे भी आप तो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अंजलि की इस बात ने सुमन का दिल जीत लिया। अब सुमन को एहसास हुआ कि सच में अंजलि दिल की बहुत अच्छी थी। सुमन जान गई कि अंजलि सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं, बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। कुछ दिनों के बाद मेहमान चले गए। अंजलि रोज सबके लिए खाना बना दिया करती और नाम हमेशा सुमन का आया करता था। ऐसे ही एक दिन काव्या अंजलि से चाय मांगती है। अंजलि जैसे ही उसे चाय देती है तो काव्या मुंह बनाकर कहती है, भाभी, इतना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए, पर आपको ढंग की चाय बनानी नहीं आई क्या? अरे कब तक अपने गरीब परिवार की तरह वो कम चीनी और कम दूध वाली चाय बनाती रहोगी? सच में आपकी सोच भी पुरानी है और आपका ये गरीबी वाला माहौल तो आपके दिल से ही नहीं निकल रहा। अंजलि बस मुस्कुरा देती है। वो कभी भी काव्या को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि काव्या को भी आज नहीं तो कल किसी और के घर की बहू बनना है और एक दिन काव्या उसके दिल का दर्द जरूर समझ लेगी। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन काव्या के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। अंजलि मंदिर से पूजा करके आई थी। उसने जब काव्या के कमरे से रोने की आवाज सुनी तो वो उसके पास चली गई। क्या बात हो गई काव्या, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? भाभी, आप यहाँ से चली जाओ, आप मेरी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती हो। तुम्हें तो अंग्रेजी का एक लेटर भी नहीं आता होगा। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम कहाँ समझ में आएगी? थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो समझ भी जाती। और सुमन भाभी भी एक हफ्ते के लिए मायके गई हैं। अब मैं किससे अपनी प्रॉब्लम बताऊं? माना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी परेशानी सुनकर तुम्हारा मन तो हल्का कर ही सकती हूँ ना। और हो सकता है कि मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूं। मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। ठीक है भाभी, अगर आपको लगता है कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो सुनो। मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा इवेंट है। जो भी उसमें जीतेगा उसे विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने अपनी स्पीच और प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी कर लिया है, लेकिन सब लोगों को वहां ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जाने हैं। जिस टेलर को मैंने अपनी ड्रेस तैयार करने के लिए दी थी वो अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। बस इतनी सी बात। अगर इसकी जगह तुम मुझे इंग्लिश की स्पीच तैयार करने या फिर उसे तुम्हें याद करवाने के लिए कहती तो शायद मैं हार मान लेती, पर तुम सिर्फ एक ड्रेस को लेकर इतनी परेशान हो रही हो। सीरियसली भाभी, इतनी सी बात? आपको पता भी है कि डिजाइनर ड्रेस क्या होती है? आपके पास तो बस वही सूती साड़ियां या फिर अपने मायके से आई हुई सस्ती साड़ियां हैं, और जो 2-4 महंगी साड़ियां हैं वो भी हमने ही आपको गिफ्ट की हैं। तुम मुझे बस एक रात का समय दो काव्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा कंपटीशन कल है ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बस रोने की जरूरत नहीं है। अपनी भाभी पर यकीन करो, वरना तुम तो मुझे वैसे भी ताने देती रहती हो, आगे भी देती रहना। अंजलि ननद की कड़वी बातें सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई। उसने वो लाल रंग की साड़ी निकाली जिसमें उसके पिताजी ने उसे विदा किया था। वो साड़ी उसके मायके से आई सबसे महंगी साड़ी थी। अब रात भर जागकर अंजलि ने उसे एक बहुत ही सुंदर इंडो वेस्टर्न ड्रेस में बदल दिया। अगली सुबह भी अंजलि का व्रत था। नींद पूरी न होने से उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी मेहनत की। अरे ये क्या, सुबह के 5 बज गए, अब तो सोने का कोई फायदा ही नहीं है। ओह, सब लोगों के उठने से पहले नहा धोकर मंदिर में जल चढ़ाकर आ जाती हूँ। अंजलि नहा धोकर मंदिर में जल चढ़ाकर आई और उसके बाद काव्या के पास वो ड्रेस लेकर गई। काव्या ने जैसे ही उस ड्रेस को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह भाभी, इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आई? ये तो किसी डिजाइनर की ड्रेस से भी ज्यादा सुंदर है। अरे ये क्या, ये तो आपकी विदाई वाली साड़ी से बनाई हुई ड्रेस है ना? आपने मेरे कंपटीशन के लिए अपनी इतनी प्यारी याद को खराब कर दिया। कैसी बातें करती हो तुम काव्या, वो तो बस एक याद थी और तुम मेरी अपनी इकलौती ननद हो। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अंजलि भाभी, ये आपने पूरी रात जागकर बनाई है। आपकी आंखें लाल हो गई और आपके हाथ पैर भी सूज गए हैं, ऊपर से आपका व्रत भी है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आज तक आपको न जाने क्या क्या बोलती रही और आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ,
तब तक मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाकर तैयार करती हूँ। आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, तुम देरी से नहीं पहुंच सकती। उस दिन काव्या ने अपने कॉलेज के कंपटीशन में वही ड्रेस पहनी और वो फर्स्ट आई। जब सबने यही पूछा कि ये ड्रेस किसने बनाई है, तो उसने सब लोगों के सामने किसी झूठे डिजाइनर का नाम लेने की जगह सच बताया कि ये सुंदर ड्रेस उसकी भाभी ने बनाई है। घर लौटकर काव्या ने सबसे पहले अंजलि को अपना अवार्ड दिखाया। अब सुमन के बाद काव्या भी अंजलि के साफ दिल को परखना सीख गई थी। तुमने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है काव्या की। अंजलि, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। माफ करना, हम लोग बेकार में ही तुम्हें उल्टा सीधा सुनाते रहते थे। शायद ये मेरे भोलेनाथ के व्रत का असर है कि मेरा परिवार मुझे धीरे धीरे दिल से अपना रहा है। अंजलि बहुत खुश थी। उसे अब अपने परिवार से वही प्यार मिलने लगा था जिसके लिए वो कब से तड़प रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरे और आज सावन का आखिरी सोमवार था। सुमित्रा ताई जी ने घर में बहुत बड़ी पूजा रखी थी। घर में बहुत सारे अमीर लोग और पंडित जी आए हुए थे। सुमित्रा ताई जी बहुत सख्त थीं, इसलिए वो खुद ही सब कुछ संभाल रही थी। सुमित्रा जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। शिवलिंग बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सब कहाँ है? पंडित जी, शिवलिंग बनाने के लिए जो शुद्ध मंदिर की मिट्टी चाहिए थी वो तो मैं लाना ही भूल गई हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा, माफ कर दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप ताई जी? इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब अगर शिवलिंग बनकर तैयार ही नहीं हुआ तो फिर पूजा कैसे होगी? हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी सब लोगों के आगे। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। शायद घर की भागदौड़ के अंदर मैं ये भूल गई। अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमित्रा और निर्मला बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि अब क्या होगा। तभी पीछे से अंजलि एक बड़ी सी चांदी की थाली में चिकनी मिट्टी और पूजा का सारा सामान लेकर आई। उसे देखकर सब हैरान हो गए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए, आप परेशान मत होइए। आपने मुझसे कहा था ना कि ये सारा सामान मैं चांदी की थाली में सजा कर ले आऊं, तो मैं ले आई। अब बताइए क्या करना है? हाँ हाँ, मैंने ही तो तुझे कहा था। सभी लोगों के आगे सुमित्रा ताई ने ऐसे जताया जैसे उसने ही अंजलि को सामान लाने के लिए कहा था ताकि उनकी बदनामी ना हो। ये सब कुछ देखकर सुमित्रा और निर्मला बहुत खुश हुई। पंडित जी ने भी अंजलि की बहुत तारीफ की क्योंकि अंजलि पूजा का सारा प्रबंध बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल से संभाल रही थी। सुमित्रा जी, आपकी छोटी बहू तो साक्षात माता का रूप है। इसके संस्कार और ज्ञान बहुत ऊंचे हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको इतनी अद्भुत छोटी बहू मिली है। पंडित जी के मुंह से अंजलि की तारीफ सुनकर ताई जी सुमित्रा और सास निर्मला का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें वे सारे पल याद आए कि कैसे सावन के पूरे महीने में उन्होंने अंजलि को ताने दिए थे और परेशान किया था। उसे भूखा रखकर काम करवाया था। पूजा खत्म होने के बाद अंजलि जैसे ही खड़ी होने लगी तभी उसे अचानक चक्कर आ गए। दिन रात मेहनत करते हुए वो सिर्फ प्रभु का नाम ले रही थी और उसने अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी और पूरे घर में शोर मच गया। अंजलि, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? उठो। भाभी माँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। देखो भाभी को क्या हो गया है, कोई पानी लेकर आओ। सुमित्रा ताई ने बड़े प्यार से अंजलि का सिर अपनी गोद में रख लिया। हे महादेव, आज सावन का आखिरी व्रत है। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमने क्या कर दिया? बेचारी बच्ची को इतना परेशान किया कि कमजोरी से उसे चक्कर आ गए। हम अपने ही घर की बहू का, अपने ही घर की लक्ष्मी का ध्यान नहीं रख पाए। काव्या दौड़कर पानी लेकर आई और निर्मला ने अपने हाथों से अंजलि को थोड़ा सा पानी पिलाया और बड़े प्यार से उससे बोली, आंखें खोल मेरी बच्ची। अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही परेशान किया। अरे, आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा चक्कर आ गया होगा। हम परेशान ना हो तो क्या करें अंजलि? हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू इस तरह से चक्कर खाकर गिर गई। हमने हमेशा तुम्हारी गरीबी देखी, तुम्हारा सच्चा दिल नहीं देखा। तुम्हारा दिल तो इस पूरी हवेली से भी ज्यादा बड़ा है। हमने तुम्हें हर कदम पर परेशान करने की कोशिश की और तुमने हर कदम पर इस घर को संभाला है। मैंने कभी भी तुम्हारी परेशानी नहीं समझी बहू। हमेशा तुझे ताने दिए और उल्टा सीधा बोला। मुझे सुमन ने पहले ही बता दिया था कि मेहमानों के लिए खाना तुम बना रही थी, लेकिन फिर भी मैं अनजान बनी रही। मुझे काव्या ने बताया कि तुमने ही उसकी इवेंट की ड्रेस तैयार की थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी प्यार से आकर तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखा।
लेकिन आज जब तुझे खोने का डर सताने लगा तो मैं अंदर से टूट गई। कोई बात नहीं ताई जी, आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ कुशल मंगल हो गया है। हे प्रभु, मेरे परिवार और मेरे बीच ये प्रेम भाव बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर कोई अंजलि का अपने परिवार के प्रति प्यार देखकर और शिवजी के प्रति सच्ची श्रद्धा देखकर हैरान था। अंजलि बहुत ज्यादा खुश थी कि भले ही तानों और संघर्षों के कड़े बादलों के बाद ही सही, लेकिन अब उसके जीवन में खुशियां थी। सब कुछ ठीक हो गया था। अंजलि मुस्कुराते हुए उठी और उसने अपने व्रत का उद्यापन किया। अब परिवार का हर सदस्य उसे उसकी गरीबी के लिए नहीं टोकता था, बल्कि उसके संस्कारों और परिवार के प्रति उसके सच्चे प्यार के लिए उसकी इज्जत करता था।